Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया था किस तरह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमार्फस सॉलिड और हमारा पॉलीमेरिक सॉलिड था, पॉलीमेरिक सब्सटेंस थे, वो किस तरह से वजूद में आए थे। आज जो हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का हिस्सा डिस्कस करेंगे वो है इसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसकी शक्ल में क्या होता है, उसके वगार में क्या हो जाता है, उसकी शेप में, वॉल्यूम में, स्ट्रेंथ में, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग ऑनवर्डली स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी चीज आती है? सबसे पहले है वो है आपका डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड। क्या है वो आपका डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड? Any change that produced in the shape, length or volume of the body while applying on the external force, that will be known as the deformation in the solid. अगर किसी सोलर मटेरियल के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग आ जाती है बच्चे, वो आपके पास कहलाता है डिफॉर्मेशन। क्या कहलाता है वो? आपका डिफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये एक किस्म का बॉल का मटेरियल शो करवाया गया है। इस बॉल के ऊपर फर्स्टली तो हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, लेकिन जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ना, वो अपनी पहले वॉल्यूम और पहली लेंथ से हटकर दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरह से? आप अपने हाथ में एक बॉल को पकड़े और उसको दबाने की कोशिश करें। जब आप उसको दबा देंगे तब आपके पास वहां पर फोल्डिंग आना शुरू हो जाएगी, और वो जब फोल्डिंग होगी तो वो उसको प्रेस कर देगी। क्या कर देगी? प्रेस। तो ये होगा आपका डिफॉर्मेशन, जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए असर कोई चीज अपनी असल हालत से किसी दूसरी हालत में चली जाती है। इसके अलावा आप लोग किसी रबर बॉल या किसी रबर की स्प्रिंग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी लेंथ से हट के दूसरी लेंथ में चली जाएगी। वो किस वजह से? वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। और वो कब तक उस हालत में है कि जब तक वो फोर्स उसके ऊपर रहेगी। बाय रिमूवल ऑफ दिस फोर्स, उस फोर्स को हटाने के बाद वो दोबारा से अपनी पहली वाली शक्ल में वापस आ जाएगी। दैट विल बी द नोन एज द डिफॉर्मेशन फोर्स। The force that will be bring any change in between the length, volume or shape of any substance, that will be the known as the deformation. अगर इसको सोलिड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो फिर क्या करेगा? वो डिफॉर्म करेगा सोलिड को। सोलिड को डिफॉर्म करने का क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये तो बाल वाला क्लियर हो गया है। सोलिड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, सोलिड के ऊपर जब डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। बच्चे फर्ज करें जब आप लोग किसी सोलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि किसी सोलिड के पार्टिकल्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल ये है ना, ये आपके पास एक बर्तन के में पार्टिकल्स मौजूद हैं, इनमें एक किस्म की तरतीब लगी हुई है। जब आप लोग इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ना, नीचे की तरफ कंप्रेस करेंगे इसको, तो ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ अपना हुजम कम कर लेंगे, मतलब करीब करीब आ जाएंगे। समझ लें एक किस्म का यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल्स कंजर्व है, यानी कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। लेकिन एक्सटर्नल जब फोर्स लगा रहे हैं तो उनको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। और वो जो डिस्प्लेसिंग है वो कब तक है? जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रही है। जब फोर्स हट जाएगी वो दोबारा से अपनी पहली बार इक्विलिब्रियम पोजीशन में चली जाएंगे। दूसरी एग्जांपल में ये है डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स atoms are usually arranged in the certain order. The atoms are held about their equilibrium position. इनको अपनी equilibrium position पर रखा हुआ है, displays है, which depends upon the strength of interatomic cohesive force. जो इनकी आपस में दरमियानी intercohesive force, ऐसी force जो किसी भी चीज को इसकी नेचुरली खूबी की बिना पर अटैक करके रखती है। When external force is applied such a body, distortion results because of the displacement of the atoms from their equilibrium position and body is said to be in the state of stress. After removal, external force के रिमूवल के बाद दोबारा से ये फोर्स पार्टिकल्स क्या होंगे? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। तो इसका मकसद
और इसको बात को करने का मकसद क्या हुआ कि तब तक आपके जो पार्टिकल्स हैं रहेंगे जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे वो दोबारा से पार्टिकल्स अपनी असल पोजीशन पे चले जाएंगे। उसके बाद है, ये मैंने पिक्चर्स थोड़ी सी ड्रा की है और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी का अपनी पहली पोजीशन में वापस चले जाना क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी कब होती है? जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स के जरिए असर पार्टिकल्स या बॉडी अपनी शेप को, अपनी लेंथ को, अपने वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। ये देखें, ये एक अनस्ट्रेच मतलब नॉर्मल हालत में यूनिट सेल है। जब इसको स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ तो इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, मतलब करली अप डाउन। फिर जब हम इसको अंदरूनी तौर पर शेप करेंगे तो ये इसकी शेप इस तरह से हो, और जब हम इन दोनों में से फोर्स को अलग कर लेंगे तो हमारे पास ये शेप बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। तो ये इसकी इलास्टिसिटी शेप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसकी इलास्टिसिटी शेप कहलाएगी। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की वो खासियत जिसकी बना पर उसके ऊपर लगने वाली जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हटाया जाए और बॉडी दोबारा से अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाए बच्चे, वो कहलाती है इलास्टिसिटी। क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। ability of the body to return its original shape when the stress is removed is called the stress। और इसको स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्ट्रेस भी कहते हैं। इलास्टिसिटी की फोर्स ऐसी फोर्स होती है जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसको वो अपनी शक्ल बिगाड़ देते हैं, लेकिन जब वो रिमूव करते हैं वो दोबारा से अपनी पहली शक्ल में आ जाती है। इसी तरह से स्ट्रेस क्या है? ये किसी यूनिट एरिया पर लगाई जाने वाली फोर्स है। समझ लीजिए, जिस तरह से प्रेशर की फोर्स को आप डील करते हैं, अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज stress। The force applied on the unit area to produce any change in length, volume or shape of the body is called the stress। किसी भी यूनिट एरिया पर लगाए जाने वाली वो फोर्स जो इसकी लेंथ, शेप, वॉल्यूम या इसके किसी भी चीज हिस्से में कोई भी डिस्टरबेंस पैदा कर दे या उसकी शेप को चेंज कर दे, वो क्या कहलाएगी? वो आपके पास स्ट्रेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो आपके पास स्ट्रेस। इसका फार्मूला क्या है? मैंने अभी भी आपको बताया है कि ये बिल्कुल प्रेशर की तरह अप्लाई होती है और प्रेशर की तरह ही एक्ट करती है, लेकिन इसमें तीन कंपोनेंट्स ऐसे आ गए हैं कि जिसका प्रेशर के साथ नहीं था, लेकिन इसलिए हम इसको स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस होता है फोर्स बटे एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू एफ ओवर आर। ये तकसीम में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाय ए। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और यूनिट क्या है इसका? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और डिमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट एम पर एल t-2 यानी पर टी स्क्वायर। ये बच्चे इसकी डिमेंशन हो जाएगी। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है स्ट्रेस की? तीन तरह की टाइप्स हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस के साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और फिर शियर स्ट्रेस। जो बच्चे टेंसाइल स्ट्रेस है वो ऐसा स्ट्रेस है जो किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज कर देगी। व्हेन अ स्ट्रेस चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी दिस विल बी नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, व्हेन स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जब कोई जिस्म या कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होगा तो वो जो स्ट्रेस होगा वो वॉल्यूमेट्रिक। शियर स्ट्रेस, व्हेन द स्ट्रेस चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। जब वो किसी बॉडी की शेप चेंज कर देगी वो क्या कहलाएगा? आपका शियर स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? शियर। आगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द सोलर मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। स्ट्रेन किसी बॉडी की वो खासियत जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसमें डिफॉर्मेशन पैदा की जाती है तो उसकी जो मेजरमेंट कहलाती है कि किस तरह से शक्ल में बिगाड़ आया, लेंथ में बिगाड़ आया, वॉल्यूम में बिगाड़ आया, यानी कि उनकी जो पहले वाली एक्सटेंशन थी वो चेंज हुई है। उस चेंज को मेजर करने के लिए जो आपके पास टर्म है वो है स्ट्रेन। और ये आपके पास 9 यूनिट्स के साथ है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? एक बात याद रखनी है, अगर क्वांटिटी सेम हो, सेम फ्रैक्शन पर हो, जिस तरह से ये देखें डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ ओवर कंप्लीट लेंथ। ऊपर जो चीज होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो आपका फ्रैक्शनली पार्ट होता है, कुछ हिस्सा होता है, और जो नीचे होती है वो उसकी कंप्लीट शो कर रही होती है वैल्यू को। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप लोग ये नंबर्स की डिवीजन करते हैं, किसी के नंबर आ गए हैं 25
ओवर 30, 30 में से ये देखें ऊपर क्या है चेंज इन नंबर, नीचे क्या है उसके टोटल नंबर। तो इस लिहाज से ये अपनी यहाँ पर अफादियत ज़ाहिर करती है। उसके बाद आ जाता है इसकी टाइप्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये एक जैसी क्वांटिटीज पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। इसकी भी 3 इकसाम है, 3 इकसाम। टेंसाइल स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल। दूसरे नंबर पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन यानी उसकी जो बॉडी को, ये देखें मैंने आपके पास एक बॉक्स बनाया है, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वो दोबारा रिटेन करेगा खुद की शक्ल को, वो इस तरह से होगा। ये देखें डॉटेड लाइंस में, ये इस तरह से खुद को रिटेन करने की कोशिश करेगा। एक फोर्स इसकी अंदर की तरफ होगी और एक फोर्स इसकी बाहर की तरफ होगी, वो इसको दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखेगी। और इस तरह इनके एंगल में क्या तब्दीली आएगी वो देखते हैं। आपका जो एंगल है शियर स्ट्रेन, इसको हम लोग सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। इट इज द एंगल टर्न्ड, जो टर्न हो जाएगा बाय अ लीनियर परपेंडिकुलर टू द फील्ड फेस, फील्ड फेस के जो परपेंडिकुलर होगा, कहां पर होगा फील्ड फेस के परपेंडिकुलर में। सिग्मा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल a ओवर a एंड वेयर थीटा इज इन रेडियन। फॉर स्मॉलर एंगल थीटा tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो सिग्मा इज इक्वल टू थीटा 5। ये आपके पास इसके छोटे एंगल को जाहिर करेगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोलर्स पढ़ा। इसमें हम लोगों ने डिफॉर्मेशन ऑफ सोलर, उससे होने वाली जो तब्दीलियां, फिर उसकी जो एग्जाम थी उनके ऊपर एक ब्रीफली नोट देख लिया है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। वीडियो को बच्चे स्टार्ट से लेकर आकर तक मस्टली देखने, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली हो। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, क्वेश्चन को किस तरह से तरतीब देना, ये सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा से मुलाकात और अपनी गुफ्तगू को आगे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।